रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये इसके अंदर डिफरेंस है। अच्छा, स्मूथ की हम बात करते हैं तो स्टोरेज ऑफ द स्पेशल एंजाइम्स एंड केमिकल्स कंटेन्स एंजाइम्स फॉर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो वहां पे बेसिकली क्या होती है, वहां पे स्टोरेज होती है, वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। और वहां पे मुख्तलिफ जो हमारे पास एंजाइम्स हैं या जो केमिकल्स हैं वो वहां पे स्टोर होते हैं। इसके अलावा इट आल्सो कंटेन्स एंजाइम्स फॉर फास्फोलिपिड सिंथेसिस। फास्फोलिपिड्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? फास्फोलिपिड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी हमने सेल मेम्ब्रेन के केस में पढ़े। सेल मेम्ब्रेन जिससे बनता है उसको फास्फोलिपिड कहा जाता है। तो फास्फोलिपिड की सिंथेसिस के बारे में भी हमें पता चला कि उसके लिए जो एंजाइम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो ट्रांसपोर्टेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। आपके सेल्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो टॉक्सिक मटेरियल एंटर होते हैं, उस टॉक्सिक मटेरियल की डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके अलावा आपके सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने बात की कि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या करते हैं कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस इसलिए करते हैं कि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। गाल्जी apparatus है दूसरे नंबर पे। जो दूसरा ऑर्गेनेली है वो हम डिस्कस करते हैं, गाल्जी apparatus। गाल्जी बॉडीज भी इसको कहा जाता है। तो बेसिकली इट इज एन ऑर्गेनेली दैट मॉडिफाइज, कलेक्ट्स, पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉलिक्यूल्स मेड एट वन लोकेशन ऑफ द सेल एंड यूज्ड एट अनदर लोकेशन। बेसिकली ये वो ऑर्गेनेली है जो कि क्या करता है, जो कि बेसिकली कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद मॉडिफाई करता है, फिर उसके बाद पैकेज करता है, और उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मॉलिक्यूल्स को, और शिपमेंट करता है उन मॉलिक्यूल्स की। अगर वो मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स एक जगह पे बन रहे हैं तो उनको ये शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह पे सेल के अंदर ही, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन या उसकी जो वो कर रहे होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली गल्जी apparatus जो है, इसमें हमारे पास न्यूली मेड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीपैकेज्ड एंड शिफ्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और वहां से फिर ये प्रोटीन और लिपिड्स को लेके ये क्या करते हैं, ये उसको शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसके अलावा प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। प्रोटीन्स की जो मॉडिफिकेशन होती है, प्रोटीन्स चूंकि जब बन जाते हैं तो उसके बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस या उसके अलावा लिपिड कंबाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी जो कॉम्बिनेशन होती है, या जो ग्लूकोज और लिपिड आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये इसकी जो फॉर्मेशन होती है तो वो बेसिकली कहाँ पे होती है? गाल्जी apparatus के अंदर होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्लाइड के अंदर हमने दो चीजें डिस्कस की, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे नंबर में हमने डिस्कस किया गाल्जी apparatus। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा, उसमें हमने दो कैटेगरीज पढ़े, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है। इसका मतलब है कि वहां पे राइबोसोम्स अटैच्ड है तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर राइबोसोम्स नहीं है तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन वहां पे क्या होगी? वहां पे स्टोरेज होगी, वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन होगी, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया गाल्जी apparatus को। तो गाल्जी apparatus भी एक ऑर्गेनेली है। ये ऑर्गेनेली क्या करता है कि ये बेसिकली क्या करता है? कलेक्ट करता है मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को, फिर उसको मॉडिफाई करता है, फिर मॉडिफाई करने के बाद उसकी पैकेजिंग करता है, और पैकेजिंग करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये बेसिकली गाल्जी apparatus जो है ये सेल का इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। सेल का जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें वो सेल क्या करता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है सेल के इनसाइड
मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को, तो वो बेसिकली क्या है, गल्जी अपरेटस है, गल्जी बॉडीज, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और बात की है कि जो हमारे पास ये पासपोर्ट, सॉरी, ये जो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती हैं, उनकी रीपैकेजिंग होती है यहाँ पे। रीपैकेजिंग कैसे होती है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। और ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन की हमने बात की कि ये भी गाल्गी अपरेटस के अंदर होती है। इसके अलावा हमने बात की कि ग्लाइकोलिपिड की जो ग्लाइकोलिपिड की जो फॉर्मेशन है, तो वो भी गाल्गी अपरेटस के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, यहाँ ये हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया है। इसके यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, एक रफ और एक स्मूथ। तो यहाँ पे जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के नजर आ रहे हैं। एक ये है जिसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं है और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दूसरे नंबर पे ये है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो रफ होता है, उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमने गाल्जी अपरेटस की बात की। यहाँ पे इस फिगर में आप गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडीज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में। ये इसका स्ट्रक्चर है गाल्जी बॉडी का। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वेसिकल्स बनते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स बनते हैं। ये वेसिकल्स जो आपको यहाँ पे ये जो राउंड शेप आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली वेसिकल। और ये वेसिकल्स बेसिकली पैकेजिंग होते हैं, ये पैकेजेस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ मालिक्यूल्स होते हैं जो कि इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। और ये वेसिकल्स जो है इसके थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसके थ्रू ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है मालिक्यूल्स की, प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की। अगर ये इस वेसिकल के अंदर नहीं होंगे तो फिर ये ट्रांसपोर्टेशन इसकी नहीं हो सकेगी। लेकिन ये वेसिकल्स में पैकेजिंग इसको हो जाती है जिसकी वजह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, सेल के इनसाइड। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे गाल्जी अपरेटस का काम क्या है कि ये बेसिकली रिसीव करता है मॉलिक्यूल्स को, एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को, फिर उसकी इस तरह से पैकेजिंग करता है और इसको रिलीज करता है। और इसको रिलीज करने के बाद इसको क्या कहा जाता है, इसको सिक्रीटरी वेसिकल कहा जाता है, ठीक है। ये इसका सिस ट्रांसफेस है और इसका सिस फेस। यहाँ से ये रिसीव करता है, यहाँ से ये सिक्रीट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सेल का, ठीक है। हमने डिस्कस किया गाल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, और उसकी वो पैकेजिंग उसकी होती है और वो यहाँ पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। यहाँ पे उसको रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, गाल्जी अपरेटस उसको रिसीव करता है। और गाल्जी अपरेटस जब उसको रिसीव करता है तो यहाँ पे इसके गाल्जी अपरेटस के अंदर इन मॉलिक्यूल्स की, इन प्रोटीन्स की, इन एंजाइम्स की मॉडिफिकेशन होती है। और मॉडिफिकेशन के बाद इनकी रीपैकेजिंग होती है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की रीपैकेजिंग हो रही है, दोबारा पैकेजिंग इसकी हो रही है, और ये यहाँ से रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोटीन्स एंजाइम्स बनते हैं, फिर वो वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसको गाल्गी अपरेटस रिसीव करता है, गाल्गी अपरेटस उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस करते हैं, चेंजेस करते हैं, और फिर उसके बाद वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं लाइसोसोम्स को, ठीक है। तो लाइसोसोम्स बेसिकली क्या है कि दे आर बेसिकली द क्लीन अप क्रूज, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो सेल्स के अंदर जो क्लीन अप क्रूज होते हैं उनको लाइसोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम जो है बेसिकली ऑर्गेनेली है। ये एक, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हम सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, सेल कटिनी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनेली है, सेल का हिस्सा है, सेल का ऑर्गन है, सेल का एक स्ट्रक्चर है। तो organelles that contains chemicals and enzymes necessary for digesting certain materials in the cells. लाइसोसोम्स के अंदर बेसिकली मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स जो है बेसिकली क्या करते हैं कि वो सर्टेन मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है कि ये बेसिकली डाइजेशन का काम करते हैं। और ये बेसिकली अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड पार्टिकल्स अगर सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये उसकी डाइजेशन करता है। इसकी एक कॉमन एग्जांपल हमारे इम्यून सिस्टम का है, ठीक है। इम्यून सिस्टम में हमारे पास जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं।
और वो बेसिकली लाइसोसोम जो है वो क्या करता है कि जब आपके फेगोसाइट सेल्स जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो उस पैथोजन को, उस बैक्टीरिया को, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि आपके बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उनको एनगल्फ कर लेते हैं, और एनगल्फ करने के बाद वो उसको कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, कंपार्टमेंट बन जाता है, ठीक है, जिसको फेगोसोम कहा जाता है, ठीक है। और वो फेगोसोम जो है फिर उसकी फ्यूजन होती है लाइसोसोम के साथ, फेगोसोम और लाइसोसोम की फ्यूजन होती है, और उसके बाद वो फेगोसोम और लाइसोसोम के अंदर जो फ्यूजन होने के बाद, क्योंकि फेगोसोम के अंदर वो पैथोजन है, वो बैक्टीरिया है, वो डिजीज काजिंग एजेंट है, और लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं, तो वो बेसिकली वो एंजाइम्स उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम बेसिकली क्या है, ये क्लीन अप क्रूज है, ठीक है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये डाइजेशन करते हैं। ये बेसिकली जो लाइसोसोम है दे आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स, ठीक है, लाइसोसोम प्लांट सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। बेसिकली इट रिमूव्स जंक, हमारे पास जो ऑर्गेनिलीज हैं जो कि आउटलाइट हो जाते हैं, जो ऑर्गेनिलीज डेड हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, उनको ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिलीज मोस्टली लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो ये बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, ये उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है दैट माइट एकमुलेट एंड क्लटर द सेल, अगर ये ऑर्गेनेलिज जो है वो यहाँ से रिमूव नहीं किए गए तो ये सेल की अदर एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इट कैन फ्यूज विद वैक्यूल्स टू डाइजेस्ट फूड और वर्म सेल्स पार्ट्स, ठीक है। इस तरह मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस किया हमने इस स्लाइड के स्टार्ट में, तो ये बेसिकली वही बात यहाँ पे हो रही है कि ये बेसिकली वैक्यूल्स के साथ जब फ्यूज कर जाता है तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं, और इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई वर्म सेल्स या उसके पार्ट्स हैं तो उनको भी ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम का बेसिकली काम क्या है कि ये बेसिकली क्लीनअप यूज है, ये क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिलीज हमारे पास जितने भी हैं उसकी जो डिब्रीज हैं, उसकी जो पार्ट्स हैं, उनको ये रिमूव करते हैं। और इसके साथ साथ हमने इसका फंक्शन जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर भी डिस्कस किया कि किस तरह से ये बैक्टीरिया सेल को या पैथोजेंस को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स, ठीक है, स्टोरेज टैंक्स है हमारे पास सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल्स के अंदर कंटिन्यूस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की नहीं होती, तो वहां पे कुछ चीजें जो है वो स्टोर होती हैं, ठीक है। तो वैक्यूल क्या है कि ऑर्गेनेली दैट स्टोर्स मटेरियल सच एज वाटर, साल्ट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वैक्यूल्स क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ जो हमारे पास मटेरियल्स हैं लाइक वाटर हैं, साल्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इनको क्या करता है, इनको स्टोर करता है वैक्यूल्स, ठीक है। और बेसिकली वैक्यूल्स जो है वो स्टोर करते हैं फूड को भी, फ्लूइड्स को भी और वेस्ट प्रोडक्ट को भी। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रिजल्ट में क्या बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है। तो उस वेस्ट को भी ये जो वैक्यूल क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। प्लांट्स है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर वाटर स्टोरेज, यूनिसेलुलर एनिमल्स कैन यूज कंडक्टाइल वैक्यूल फॉर द मूवमेंट। और इस प्लांट्स के अंदर बता रहे हैं कि यहाँ पे एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है, प्लांट सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स का मतलब है कि जो वो एनिमल जो कि सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल से बनी होती है, तो उन एनिमल्स में ये कंडक्टाइल वैक्यूल जो है ये मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। और इसके अलावा जो प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड बेसिकली प्लांट ऑर्गेनिली है, तो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ये एनिमल्स के अंदर पाया नहीं जाता, ठीक है। और it is involved in the study of food and pigments. It can take many forms like chloroplast, leucoplast हैं, ठीक है, और chromoplast हैं, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, ये मुख्तलिफ स्टोरेज कंपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली। और इसके मुख्तलिफ टाइप्स हम डिस्कस किए कि ल्यूकोप्लास्ट हैं जो कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं, प्लास्ट हैं जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। साइटोस्केलेटन की हम बात करते हैं, क्योंकि सेल आप अगर आप देखें तो सेल का एक स्ट्रक्चर बना होता है, मॉर्फोलॉजी होती है सेल की। तो वो जो मॉर्फोलॉजी उसका स्ट्रक्चर होता है तो वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, वो साइटोस्केलेटन की वजह से होता है, ठीक है। जिस तरह की हमारी बॉडी बनी हुई है आप देख सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बोन्स प्रेजेंट है, जिस बोन्स की वजह से हमारी बॉडी का एक शेप बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सेल के अंदर जो एक स्केलेटन होता है उसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली साइटोस्केलेटन जो होता है, it is a framework of cell composed of a variety of filaments and fibers that support
सेल स्ट्रक्चर एंड ड्राइव सेल मूवमेंट। साइटोस्केलेटन बेसिकली इसके अंदर हमारे पास फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं बेसिकली, और ये बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, और इसके अलावा ये लोकोमोशन या मूवमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ फिलामेंट्स फाइबर्स दैट सपोर्ट सेल स्ट्रक्चर एंड ड्राइव सेल मूवमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। फाइबर्स और फिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो इसकी मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसके अलावा जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो माइक्रो फिलामेंट्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो दे आर hollow tubes made up of proteins, ठीक है, support move organelles through cells. Cell is role in cell division by forming centrioles. ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फिलामेंट्स हैं, जो फाइबर्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं कि जो साइटोस्केलेटन का हिस्सा बनते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और इसके अलावा जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की हमने बात की कि ये हालो ट्यूब्स होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं सेल्स को, मूवमेंट ऑर्गेनेलीज के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं कि ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर मूव करते हैं उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनका सेल के डिवीजन के अंदर भी रोल होता है। और इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। और ये चीजें आप लोगों ने नोट करनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का क्या रोल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या रोल है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो फिलामेंट्स है, तो माइक्रो फिलामेंट्स जो है बेसिकली वो माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो सॉलिड फिलामेंट्स है, प्रोटीन्स हैं, और ये बेसिकली मूवमेंट और सपोर्ट ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइटोस्केलेटन एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है सेल का, और दूसरे नंबर पे है उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है। तो ये दो चीजें मेन इनका रोल है साइटोस्केलेटन का सेल के अंदर। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में हमारे पास साइटोस्केलेटन हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप सेल का एक पोर्शन यहाँ पे आपको शो किया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके दरम्यान आपको यहाँ पे मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली साइटोस्केलेटन, ठीक है, ये साइटोस्केलेटन है। और ये साइटोस्केलेटन बेसिकली किस चीज का बना होता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। तो ये बेसिकली सेल का साइटोस्केलेटन है, जिस जो बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना है, और एक्टिन फिलामेंट्स से बना हुआ है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में साइटोस्केलेटन बेसिकली हमने डिस्कस किया। उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व होता है, हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो ये किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सेल डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीओल्स हैं। तो सेंट्रीओल्स बेसिकली प्ले रोल इन द सेल डिवीजन, स्प्लिटिंग ऑफ द सेल इनटू टू सेल्स। जो सेल की डिवीजन होती है, सेल दो में डिवाइड होते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि जो है वो उसकी जो स्प्लिटिंग होती है, उसकी जो डिवीजन होती है, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। और इट इज फाउंड इन एनिमल्स एंड फंजाई सेल्स, ठीक है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल और फंजाई सेल्स में पाए जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ hollow tubular structure arranged in bundles composed of proteins, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है, और ये बेसिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स जो है, इट हैज रोल इन द सेल डिवीजन। दिस वाज ऑल अबाउट द सेल, ठीक है। हमने यहाँ तक जो पढ़ा वो हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। सेल के स्ट्रक्चर का हमने स्टार्ट किया इनिशियली के आउटर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो स्ट्रक्चर होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। फिर साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वो ऑर्गेनेल्स हमने डिस्कस किए कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, हमने डिस्कस किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, गाल्जी apparatus होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि साइटोस्केलेटन होता है सेल का। साइटोस्केलेटन में हमने डिस्कस किया कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब आपने सेल तो पढ़ लिया, सेल के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ प्लांट सेल्स अलग से होते हैं, एनिमल सेल्स अलग से होते हैं।
हम जनरली इनके बीच जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल्स हैज अ सेल वॉल, और हमने डिस्कस किया कि एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। आउटर सेल, एनिमल सेल्स के केस में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो प्लास्टिड नहीं पाया जाता, और चूंकि प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो उनके अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। It has a vacuole present in center of the cell. It has small vacuoles which are distributed throughout the cell. हमने वैक्यूल पढ़े अभी थोड़ी देर पहले। वैक्यूल जो है बेसिकली हमने पढ़ा कि ये बेसिकली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स हमने पढ़ा कि ये वाटर को स्टोर करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं, इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करते हैं। तो हमने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर कोई सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। सेंट्रियोल जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक सेंट्रियोल बेसिकली साइटोस्केलेटन का एक हिस्सा है, और ये सेल डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व होता है। और एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल्स इन केस ऑफ प्लांट, एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल्स इन द सॉरी, प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता, और एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक, बस लास्ट स्लाइड है, फिर उसके बाद ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल के टाइप डिस्कस किए कि एक तो प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर फिर दो तरह के डिविजन्स हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द अदर इज यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पे आप ये जो बैक्टीरिया आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इस साइड पे, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये जो आपको यहाँ पे एक सेल नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली यूकैरियोटिक सेल। आपको इस फिगर से ही इसके डिफरेंसेस का पता चल सकता है। यहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ राइबोसोम्स हैं, जीनोम है, ठीक है, और कुछ वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यहाँ पे राइबोसोम्स और ये सारी चीजें, ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीजें प्रेजेंट है। इसके अलावा एक मेन डिफरेंस इसके अंदर यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका जो जीनोम होता है वो यहाँ पे एक्सपोज प्रेजेंट होता है सेंटर में। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स का और यूकैरियोटिक सेल्स का। और इसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इसका आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमल सेल के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और प्लांट सेल के केस में यहाँ पे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो सेल वॉल होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं सेल्स के, ये बेसिकली इसके डिफरेंस हैं प्लांट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स का और यूकैरियोटिक सेल्स का। जो आपको नजर आ रहा है कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो सिंपलेस्ट होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज भी। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो थोड़ा उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया है उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। और प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स एक अलग कैटेगरी है। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और ये इसका एग्जांपल है। और एनिमल्स और प्लांट सेल्स जो है ये बेसिकली यूकैरियोट्स है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सेल के मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो उसकी कंपोजिशन है वो आप देख सकते हैं। अभी हम ब्रेक करेंगे 15 मिनट का, और उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हम अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा पोर्शन है आज हमारा मॉलिक्यूल्स के हवाले से, ठीक है।
और जो जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आप लोग सब लोग को? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो आप लोग ने पूछा कि एमसीक्यूज नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स लेक्चर को हाईलाइट किए हुए हैं, और वो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो अगर आप देख लें उसमें, तो वही बेसिकली आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह अमीर ने बताया कि अगर हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो फिर आप वो भूल जाएंगे, और अगर चीज को अंडरस्टैंड भी कर ले साथ साथ, और आप वो पॉइंट्स भी नोट कर लें, तो वो ज्यादा सुट के लिए, ठीक है। तो हम दूसरा अपना जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, और काइंडली आप लोग अपने क्वेश्चन नोट करके एंड आप जो होगा लेक्चर का उस टाइम हम आप डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन, और आपका इस क्वेश्चन इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों का क्विज भी होगा। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहें, उसके लिए भी आप लोग आपको प्रैक्टिस हो जाएगा उस क्विज से, ठीक है। और यह है कि यहाँ पे जो आप लेक्चर नोट कर रहे हैं, तो उसमें आप मेन पॉइंट्स जिसको को मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो लाजमी नोट कर लिया करें, क्योंकि वो बेसिकली जो है वो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए होते हैं, या जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं कि वो आपके पेपर्स में आ सकते हैं, तो वो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हुए होते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग योर लेक्चर, बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स जिस तरह को आपको पता है कि जिसका हमने डिस्कस किया पिछले क्लास में, बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स सेवरल कंपाउंड्स टू कंटिन्यू टू लिव। हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ कंपाउंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी सर्वाइवल के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली वी कॉल दिस कंपाउंड्स एज बायोमॉलिक्यूल्स। वो जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होते हैं सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, तो उन मॉलिक्यूल्स को उनको हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो ऑल ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक व्हिच मींस दैट दे कंटेन कार्बन। दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक हम इस वजह से इसको कहते हैं कि बेसिकली इनके अंदर जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। और कार्बन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मींस दिस एलिमेंट फॉर्म स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद मेनी अदर एलिमेंट्स। तो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, और ऑर्गेनिक का मतलब यह है कि इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। और कार्बन की स्टेबिलिटी के बारे में हमने बात की कि कार्बन क्या है, कि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये इजीली कोवेलेंट स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है मैनी अदर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो इस वजह से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो बायोमॉलिक्यूल्स देयर आर बेसिकली 4 ग्रुप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, फिर लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये 4 बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ईच ऑफ दिस क्लास हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं इनका आपको इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है एक दूसरे से। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, 4 बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। तो ये चारों बायोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, आपको नजर आ रहा है इसका स्ट्रक्चर इस फिगर में। और इनके जो फंक्शंस है वो भी डिफरेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स 4 हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, जिनका स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट है और जिनका फंक्शन भी एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। हम आगे पढ़ेंगे कि इन बायोमॉलिक्यूल्स के क्या रोल है, क्या फंक्शन है, और इसके स्ट्रक्चर के हवाले से भी हम पढ़ेंगे, इसकी कंपोजिशन के हवाले से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो जस्ट एन ओवरव्यू आपको इस फिगर में दिया गया है कि बेसिकली अगर आप देखें, हमने डिस्कस किया बायोमॉलिक्यूल्स को, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली यहाँ पे शो किए गए हैं, अमाइनो एसिड्स हैं और शुगर्स हैं। तो बेसिकली प्रीवियस स्लाइड को अगर हम प्रीवियस लेक्चर को अगर हम इस स्लाइड के साथ कनेक्ट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है, ये सेल बेसिकली हमने डिस्कस किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस किस चीज का बना होता है? वो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए किस चीज से बने होती है? न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। तो ये बेसिकली एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोमेरिक यूनिट है, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, फिर सुप्रा मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये फिर सेल लेवल पे हम आ जाते हैं, ठीक है।
ओवरऑल आपको कहने का, आपको बताने का ये सब कुछ मतलब यह है कि बेसिकली आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि सेल भी किसी चीज से बना हुआ है, और वो सेल के कंपोनेंट्स है वो क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमने पिछले क्लास में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है। और ये इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको बताए जा रहे हैं कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स की हमने बात की, तो प्रोटीन्स की हमने बात की कि ये प्रेजेंट होता है 60 to 80% किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके अलावा हमने बात की सिलुलोज की। सिलुलोज बेसिकली सिलवाल का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बायोमोलिक्यूल जो कि स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन्स का क्या रोल है। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स जो है दे आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मेनी स्मॉल यूनिट्स टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। बायोमोलिक्यूल जितने भी हैं उनके सब यूनिट्स होते हैं, उनके बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं, और वो यूनिट्स कंबाइन होते हैं और वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। ये जो स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होके आपस में बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को सिंथेसिस कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट कर ले कि ऑफन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है सिंथेसिस का प्रोसेस, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये रिमूव होता जाता है। अब ये कैसे रिमूव होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड करें कि जब स्मॉल सब यूनिट जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, हमने बात की प्रोटीन्स की, हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की, हमने बात की न्यूक्लिक एसिड्स की, हमने बात की लिपिड्स की। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स भी किसी चीज से बने हैं। अब वो जो उसके जो सिंपल जो उसके जो मोनोमर्स हैं वो कंबाइन होते हैं और वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कि मोनोमर्स यूनिट्स कंबाइन होते हैं और चेन बनाते हैं, इस प्रोसेस को सिंथेसिस कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में एक इवेंट ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। किस तरह होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हमने पढ़ा। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में हमने पढ़ा कि जब ये दो मोनोमर्स, दो यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उस बॉन्ड के बनने की वजह से क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और यहाँ पे आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं कि बेसिकली डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का पर्पस क्या होता है कि इट बेसिकली क्रिएट्स अ पॉलीमर फ्रॉम अ बायोमॉलिक्यूल मोनोमर्स। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस क्या है कि इसकी वजह से पॉलीमर्स बनते हैं, इसकी वजह से लॉन्ग चेन्स बनते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा इन दिस प्रोसेस एन OH एंड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है। और जिस तरह की आपको पता है कि वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। तो ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। और इस फिगर में आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के प्रोसेस है, ये दो सब यूनिट है। ये एक एक ये मोनोमर है, दूसरा ये मोनोमर है, ठीक है। तो ये दो मोनोमर जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड करें कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में आपके पास मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, लॉन्ग चेन बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, रिमूव होता है, इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। हमारे पास ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये लॉन्ग चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल मोनोमर्स के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, ये नेचर में लॉन्ग चेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और वो जब लॉन्ग चेन्स बनते हैं तो वहां पे बॉन्डिंग होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स होती हैं। उस बॉन्ड्स के बनने की वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और इस प्रोसेस को इस वजह से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। डिहाइड्रेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से एक वाटर रिमूव हो रहा है जिसकी वजह से इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ माल्टोज। माल्टोज एक शुगर है, डायसैकेराइड है, ठीक है। इसकी जो सिंथेसिस हो रही है तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यह है, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल यह है।
ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, यहाँ पे माल्टोज बन रहा है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, शुगर मॉलिक्यूल के दरमियान जो लिंकेज होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। तो ये यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है और माल्टोज बन रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O रिलीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि डिहाइड्रेशन ऑफ सक्रोज, सक्रोज बन रहा है यहाँ पे। तो सक्रोज कैसे बनता है कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो सेम वही प्रोसेस है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है, जिसको क्या कहते हैं, सक्रोज कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। ये प्रोसेस क्या है, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ में लॉन्ग चेन्स बन रहे हैं। इसका अपोजिट जो प्रोसेस है वो है ब्रेकिंग डाउन दी पॉलीमर्स। आपके पास लॉन्ग चेन्स हैं, लॉन्ग पॉलीमर्स हैं, उनकी जो ब्रेकिंग डाउन होती है उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि ब्रेक्स अ कोवेलेंट बॉन्ड बाय एडिंग OH एंड H फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल। ये उसका रिवर्स है, उस प्रोसेस का रिवर्स जो है उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रही है। जब बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो वहां पे वो जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया था, वो वाटर मॉलिक्यूल जो वहां से रिमूव हो गया था, वो दोबारा इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। दोबारा इनकॉर्पोरेट किस फॉर्म में हो रहे हैं, H और OH के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसकी ब्रेकेज होगी, फिर उसके बाद ये H और OH बनेगा और वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो इस वजह से इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग हो रही है, इस वजह से इसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस जो है बेसिकली वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने ध्यान में रखी है कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या होता है और हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बेसिकली क्या है कि हमारे पास मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वाटर रिलीज होता है, वाटर रिमूव होता है। और हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होता है कि पॉलीमर्स जो है वो क्या होते हैं, उसकी ब्रेकिंग होती है, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वहां पे वाटर मॉलिक्यूल दोबारा इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसको हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस देख सकते हैं। सक्रोज हमने पढ़ा, सक्रोज बना फ्रक्टोज से और ग्लूकोज से, तो वो सक्रोज अब दोबारा जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से इनके अंदर क्या हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। एक के साथ OH ग्रुप लग गया, दूसरे के साथ H ग्रुप लग गया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। अब फ्रक्टोज अलग हो गया, ग्लूकोज अलग हो गया, सक्रोज तब पहले, अब वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे इन दोनों प्रोसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिहाइड्रेशन वर्सेस हाइड्रोलिसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन साइंथिसिस के दौरान क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। और मैंने आपको बताया, मैंने आपको पॉइंट भी बताया कि वो हाइड्रोलिसिस इसको क्यों कहते हैं, कि क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकेज हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं H और OH में। क्योंकि यहाँ पे जो मोनोमर्स है, एक को H रिक्वायर्ड है, दूसरे को OH रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए इस वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी, इस वजह से ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। इन सिंपल वर्ड्स, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या है कि जो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, उसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और हाइड्रोलिसिस क्या है कि लॉन्ग चेन्स हैं, पॉलीमर्स हैं, वो क्या होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है, वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। इन केस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आपके पास मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी आप लोग सुनते हैं, लाइक आप सुनते हैं कि मोनोमर्स हैं, डाइमर्स हैं, पॉलीमर्स हैं, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है बेसिकली, वो हम यहाँ पे देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। तो मोनो, जिस तरह का आपको पता है, मोनो मीन सिंगल या वन, ठीक है। और मोनोमर्स जो है बेसिकली क्या कहते हैं, एक सिंगल यूनिट को, एक सिंगल मॉलिक्यूल को मोनोमर कहा जाता है। फिर उसके बाद डायमर हम कहते हैं, तो डायमर इज बेसिकली डाय मीन टू, सो पुट टू मोनोमर्स टुगेदर एंड यू गेट अ डायमर। यहाँ पे अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि हमने ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंबाइन किया, तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, एक सिंगल यूनिट है। और ग्लूकोज को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास माल्टोज बन गया, जो कि बेसिकली क्या है, बेसिकली वो डायसेकेराइड है, डाइमर है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स है।
इस तरह से अगर हमारे पास जो मोनोमर्स हैं वो 2 से ज्यादा होंगे, सेवरल मोनोमर्स होंगे, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम पॉली कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी। सो मोनोमर्स बेसिकली क्या है, सिंगल जो एक यूनिट होता है, मालिक्यूल होते हैं। 2 होंगे तो उसको डायमर कहेंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो उसको पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, मोनो मीन्स वन, डाय मीन टू, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो आपके पास, आपको पता होना चाहिए ये टर्मिनोलॉजीज, कि अगर आपसे भी पूछे कि मोनोमर्स क्या है, डायमर्स क्या है और पॉलीमर्स क्या है। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मुख्तलिफ जो है फ्रूट्स और सब्जियां नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो बेसिकली ये जितने भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, इट ऑल कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो आप लोग डेली बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आर बायोमोलिक्यूल्स यूज्ड फॉर एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होते हैं, एनर्जी के लिए और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। अब जब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो ब्रेक डाउन है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन का मतलब यह है कि वो डायसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है, तो वो पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट होगा डायसेक्राइड में, कन्वर्ट होगा मोनोसेकेराइड में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है, एनर्जी सोर्स है, और ये बेसिकली आपके बॉडी को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज से बने होते हैं, तो डिस्कस किया पिछले क्लास में डिस्कस किया। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का के बना होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। और इनका जो रेशो है, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका जो रेशो है, वो आपने देखा होगा कि 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। C6H12O6, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। ये इसकी रेशो है। फार्मूला जो है वो आपको यहाँ पे शो किया गया है कि इसका जनरलाइज्ड फार्मूला है CH2O। CH2O का मतलब यह है कि C अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, ठीक है। अगर C जो है वो 6 है तो हाइड्रोजन क्या होगा, 12 होंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होगा, वो भी 6 होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका जनरलाइज्ड फार्मूला है, इसको आप नोट कर लें कि ये जो CH2O है, तो ये बेसिकली इट इज अ जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर द ग्लूकोज फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज के बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हैं, ठीक है। मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो होते हैं उसको मोनोसेकेराइड कहा जाता है। जो डायमर्स होते हैं उनको डायसेकेराइड्स कहा जाता है, और जो पॉलीमर्स होते हैं उनको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ये चीजें हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं, मोनोमर्स, डायमर्स और पॉलीमर्स। सो इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोमर्स को क्या कहा जाता है, उनको मोनोसेकेराइड कहा जाता है, और डायमर्स को डायसेकेराइड कहा जाता है, और पॉलीमर्स को पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मोनोमर्स जो है, मोनोसेकेराइड्स जो है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा, डायसेकेराइड जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, और पॉलीमर जो है वो मल्टीपल होंगे, मैनी, ठीक है। तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर के कंपोजिशन के हवाले से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली यूज टू प्रोवाइड अस विद एनर्जी। जिस तरह मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कि जो डायसेकेराइड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मोनोसेकेराइड में, तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा अगर पॉलीसेकेराइड्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं डायमर्स में या मोनोमर्स में, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। सो ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डायसेकेराइड्स एंड इन ओज, जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं या डायसेकेराइड्स हैं, तो उनके नाम के एंड पे ओ इस ई आएगा, ठीक है। लाइक आपने हमने पिछले डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में या हाइड्रोलिसिस के केस में हमने डिस्कस किया कि मोनोसेकेराइड्स हमारे पास हैं ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज है, और ये हमारे पास क्या है, मोनोसेकेराइड्स हैं, और माल्टोज हैं, और
ये बेसिकली क्या है, डायसेक्राइड है। तो इसका अगर आप नेम देख, ग्लूकोज एंड पे OAC आता है, ठीक है, फ्रक्टोज उसके एंड पे भी OAC आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं या डायसेक्राइड्स है, ठीक है। ग्लूकोज इज यूज्ड एज अ कॉमन एनर्जी सोर्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स का जो एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज बेसिकली क्या है, ये मोनोसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखें तो देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ कार्ब इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट नेचुरली जो है, जिस तरह हमने आपको बताया कि ग्रेन्स हैं, पोटैटोस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सारी चीजों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स इन आइटम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। समटाइम ये मोनोसेक्राइड होता है, समटाइम ये डाइसेक्राइड होता है, समटाइम ये पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। तो फ्रक्टोज हमारे पास जो है एक शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फ्रूट शुगर है, ठीक है। इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है, फ्रक्टोज, ठीक है। अभी हमने इसको डिस्कस किया पिछले स्लाइड्स में भी। लेक्टोज जो है बेसिकली, तो लेक्टोज मिल्क शुगर है, मिल्क के अंदर पाया जाता है। लेक्टोज शुगर आप लोगों ने सुना होगा, लेक्टोज लेक्टोज इंटॉलरेंस आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सक्रोज जो है, टेबल शुगर जो आप लोग घर में यूज करते हैं, टेबल शुगर, वो क्या है, सक्रोज है। इसके अलावा राइबोज और डी ऑक्सीराइबोज भी शुगर्स हैं, लेकिन ये जो राइबोज और डी ऑक्सीराइबोज हैं, ये डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। ये नेचर में आरएनए और डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली शुगर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि नेचुरली डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर पाए जाते हैं। लाइक हमारे पास फ्रक्टोज है, लेक्टोज है, सक्रोज है, राइबोज है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज है। तो ये हमने डिस्कस किया कि ये इन कंपोनेंट्स के अंदर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, वही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट्स की जो बॉन्डिंग होगी, मोनोसेक्राइड्स की जो बॉन्डिंग होगी और वो डाइसेक्राइड बनेगा, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो होगा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। So remember that when water is lost, as two smaller molecules bond to form a larger molecule. वही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस, बॉन्ड बनाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड और कंबाइन हो रहा है, डाइसेक्राइड बन रहा है, सक्रोज बना रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस है। तो यहाँ पे वो चीजें इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कि हमने यहाँ वहां पे जो डिस्कस किया कि जो कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं, यूनिट्स सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं, मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। और ये बायोमोलिक्यूल्स के केस में, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं सब के केस में उनको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। और वो हमने यहाँ पे देखा कार्बोहाइड्रेट्स के केस। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, ग्लूकोज फ्रक्टोज कंबाइन हो रहे हैं, सक्रोज बना रहे हैं, ठीक है। Carbohydrates, when we have excess carb, we store them as starches, which are polysaccharides. हमारे पास अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम उसको स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और स्टार्च जो है बेसिकली ये लॉन्ग चेन्स है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। और ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। और ये बेसिकली सेलुलोज है, ये प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स एक तो एनर्जी सोर्स है, दूसरे नंबर पे वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पे वो बात आपके सामने आ गई है कि बेसिकली हम तो जब स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे अपने डाइट में, ग्रेन्स हैं, राइस हैं, पोटैटोज हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जितने भी ये चीजें हैं, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो हम डेली बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं। जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो वो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसके अलावा हमने बात की कि प्लांट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज जो है वो प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो स्टार्च है या सेलुलोज है, तो ये बेसिकली क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, लॉन्ग पॉलीमर्स है, चेन है लॉन्ग, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल है वो है लिपिड्स। तो बेसिकली लिपिड्स आर यूज्ड फॉर 4 क्रूशियल पर्पसेस। हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं हमारे बॉडी में, किस पर्पस के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक तो एनर्जी सोर्स है, दूसरे नंबर पे वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी।
लिपिड्स क्या काम करते हैं कि लिपिड्स बेसिकली एनर्जी स्टोर करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा लिपिड्स हैं, दे आर बेसिकली वाटर प्रूफ बैरियर्स। इसके अलावा केमिकल मैसेंजर्स हैं लिपिड्स, लाइक हार्मोन्स आपकी बॉडी में जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और वो भी लिपिड्स के बने होते हैं, ठीक है। वो भी लिपिड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम आगे पढ़ेंगे हार्मोन्स को डिटेल में, तो उसके उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लिपिड्स जो है, जो हार्मोन्स हैं बेसिकली वो लिपिड्स होते हैं समटाइम, और समटाइम प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल मैसेंजर की तरह पे भी एक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। केमिकल मैसेंजर्स बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, वहाँ पे ये एज ए केमिकल मैसेंजर एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि हीट ट्रांसफर ना हो एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने जो है बड़े सारे नजर आ रहे हैं यहाँ पे लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, बटर, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम लिपिड्स की कंपोजिशन की बात करें, लिपिड्स किस चीज से बने हैं, तो बेसिकली लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो बेसिकली क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो द रेशियो ऑफ दीज एलिमेंट्स इज रफली 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जो पाए जाते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट बट ओनली इन ट्रेस अमाउंट्स, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इसकी जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, मेन जो इसकी कंपोजिशन है वो कार्बन और हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिपिड्स के बारे में हमने पढ़ा कि लिपिड्स की कंपोजिशन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, मोस्ट लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन लिपिड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। एन अल्कोहल विद द ऑक्सीजन ग्रुप्स। ग्लिसरॉल क्या है व्हिच आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो ये बेसिकली कॉमन लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और दो फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं, एक ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड्स है, ठीक है। ऑल लिपिड्स रिपेल वाटर ड्यू टू हाउ हाइड्रोफोबिक दे आर। जितने भी लिपिड्स हैं तो वो वाटर को रिपेल करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। तो वो इस वजह से नहीं होते क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और वो उसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, तो उस वजह से वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, लिपिड्स। लिपिड्स को ग्रुप किया जाता है, लिपिड्स की वेरिएशन है, लिपिड आर ग्रुप बाय द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स फाउंड इन द हाइड्रोकार्बन चेन। लिपिड जो है उसके जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के जो चेन्स हैं उसमें पर अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसके बेस पे, या अगर डबल बॉन्ड वहां पे एब्सेंट है उसके बेस पे लिपिड्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो इस बेस पे हमारे पास 2 तरह के लिपिड्स होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स या सैचुरेटेड लिपिड्स, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स जो है they have the maximum number of hydrogen atom possible and as such they do not have double bonds। डबल बॉन्ड यहाँ पे आप इसको इस फिगर में आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रही है सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है दिस इज डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट नहीं होगा और मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। वो है सैचुरेटेड फैट्स। सो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, ये क्लासिफिकेशन इस बेस पे हो रही है लिपिड्स की कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड फैट्स हम पढ़ रहे हैं, और सैचुरेटेड फैट्स जो है बेसिकली इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दे टेंड्स टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये जो लिपिड्स हैं, ये जो फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। लाइक इसका एग्जांपल क्या है, बटर है, मीट फैट्स हैं। तो अगर आप बटर देखें या मीट फैट्स देखें तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। दे आर सेचुरेटेड फैट्स। ये क्या है, सेचुरेटेड फैट्स हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं अनसेचुरेटेड फैट्स। अनसेचुरेटेड फैट्स हैव डबल बॉन्ड्स।
अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, so they do not have the maximum possible number of hydrogen atoms. ये वो फैट्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन उनके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो यहाँ पे नहीं है। दो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में। एक तो ये है कि सैचुरेटेड फैट्स में वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, डबल बॉन्ड वहां पे एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन वहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन मैक्सिमम हाइड्रोजन नंबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो दैट टेंड्स टू बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लाइक जो आपको